कभी किसी कमरे में कदम रखते ही आपको ऐसा लगा है कि कोई आपको देख रहा है लेकिन वहां कोई नहीं। ये कहानी है इंजीनियरिंग हॉस्टल के रूम नंबर 77 की। एक ऐसा कमरा जहां रात में पंखा अपने आप चल पड़ता है और दीवार पर दिखती है एक परछाई जो आपकी नहीं होती। कहते हैं जो भी उस कमरे में अकेला सोता है वो अगली सुबह कभी नहीं मिलता। आज मैं आपको बताने वाला हूं उस आखिरी रात की सच्चाई जो किसी की जिंदगी की आखिरी रात बन गई। सौरभ पहली बार अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल के गेट के सामने खड़ा था। अगस्त की उम्मस भरी दोपहर, आसमान में बादल तैर रहे थे और हवा में सीलन की गंध थी। लोहे का बड़ा सा गेट जिस पर जंग की परत चढ़ी हुई थी, चर्र चर्र की आवाज करते हुए खुला। अंदर एक लंबा सा ग्राउंड था जिसके चारों ओर पुराने लाल ईंटों के हॉस्टल ब्लॉक बने थे। दूर से देखने पर ये इमारतें आधी टूटी आधी जिंदा लग रही थीं। हर खिड़की में लोहे की पुरानी जाली लगी थी और कई कमरों में ट्यूबलाइट की हल्की टिमटिमाहट दिख रही थी। सौरभ ने अपना बैग कंधे से उतारा और चौकीदार की ओर बढ़ा। रूम मिल गया? चौकीदार ने बिन देखे पूछा, जैसे रोज का सवाल हो। नहीं, वार्डन सर ने बोला है कि आपसे चाबी ले लूं, सौरभ ने कहा। चौकीदार ने अपनी जेब से मोटा सा चाबियों का गुच्छा निकाला। कुछ पल के लिए उसने गुच्छे में खोजा, फिर एक पुरानी पीतल की चाबी निकाली। उस चाबी पर सफेद पेंट से फीका पड़ा 27 लिखा था। चाबी पकड़ाते हुए उसने सौरभ की आंखों में देखा और हल्की सी मुस्कान दी। पहली बार आ रहे हो? रात में पंखा मत चलाना, सौरभ ने हंसते हुए पूछा। क्यों, खराब है क्या? चौकीदार ने कुछ नहीं कहा, बस अपने काम में लग गया। ब्लॉक सी में पहुंचकर सौरभ ने देखा कि गलियारा लंबा और सुनसान था। दीवारों पर पीलापन और नमी के धब्बे थे। छत से टप टप पानी गिरने की आवाज आ रही थी, हालांकि बारिश बाहर नहीं हो रही थी। रूम 27 गलियारे के बिल्कुल अंत में था। दरवाजा बाकी कमरों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा पुराना और खुरचा हुआ था, जैसे किसी ने कई बार नाखून से इसे खरोंचा हो। सौरभ ने चाबी लगाई, टक टक क्लिक। दरवाजा खुलते ही एक बासी हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा, जिसमें धूल और सीलन की मिली जुली गंध थी। कमरे में एक पुराना लोहे का पलंग, लकड़ी की अलमारी और छत पर लटका एक बड़ा सा पंखा था। पंखे के ब्लेड पर मोटी धूल की परत जमी थी। खिड़की के पास खड़े होकर सौरभ ने बाहर झांका। सामने पुराने हॉस्टल का पिछवाड़ा था, जहां टूटी फूटी कुर्सियां और कबाड़ पड़ा था। उसने बैग खोला, सामान जमाया और पलंग पर बैठ गया। मोबाइल निकालकर दोस्तों को लोकेशन भेजी। भाई, हॉस्टल में एंट्री हो गई, रूम थोड़ा पुराना है। जवाब आया, पुराना है तो ठीक है, बस भूत प्रेत वाला ना हो, सौरभ ने हंसते हुए लिखा। भूत अगर आया तो सेल्फी ले लूंगा। उसे नहीं पता था कि इस मजाक का जवाब उसे उसी रात मिलने वाला है। शाम के 7 बजे हॉस्टल का माहौल बिल्कुल अलग हो चुका था। गलियारों में गूंजती हंसी, कहीं कहीं गिटार की आवाज और रसोई से आती गरम चाय की खुशबू। सौरभ ने मशीन डिजाइन की मोटी किताब मेज पर रखी और बाहर कैंटीन में खाने चला गया। करीब 10 बजे वो वापस लौटा। गलियारा अब लगभग खाली था, बस दूर किसी कमरे से टीवी का हल्का शोर आ रहा था। उसने रूम 27 का दरवाजा खोला और अंदर आ गया। सीलन की गंध अब भी वैसी ही थी। छत पर लटका पंखा उसे हमेशा की तरह चुपचाप घूरता हुआ सा लग रहा था। थोड़ी देर मोबाइल चलाने के बाद उसने लाइट बंद की और करवट लेकर लेट गया। खामोशी इतनी गहरी थी कि अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। फिर अचानक चक चक पंखे की चेन हिली और पंखा धीरे धीरे घूमने लगा। सौरभ ने सोचा शायद हवा की वजह से, लेकिन खिड़की बंद थी। वो उठकर बैठ गया और पंखे को देखने लगा। पंखा तेज होता जा रहा था। ब्लेड पर जमी धूल चारों ओर उड़ने लगी और कमरे में एक ठंडी लहर सी भर गई। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी। पंखे की परछाई के साथ साथ एक लंबी सी इंसानी आकार की परछाई झूम रही थी। वो परछाई ऐसे हिल रही थी
जैसे कोई अदृश्य शख्स पंखे के नीचे खड़ा होकर धीरे धीरे नाच रहा हो। सौरभ की सांस रुक गई। उसने आंखें मलकर दोबारा देखा। परछाई अब भी थीं, लेकिन कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। अचानक पंखा रुक गया। कमरे में खामोशी छा गई, इतनी भारी कि कानों में गूंज होने लगी। और तभी कहीं बहुत पास से एक धीमी ठंडी आवाज आई। गर्मी है, चलाऊं? सौरभ घबराकर दरवाजा खोलकर बाहर भागा और गलियारे में पहुंचते ही उसके पैर कांप रहे थे। उस रात वो वापस कमरे में नहीं लौटा। अगली सुबह सौरभ का सिर भारी था। रात का डर भले ही थोड़ी धूप के साथ फीका लग रहा था, लेकिन पंखे की परछाई और वो ठंडी आवाज उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थीं। कैंटीन में नाश्ता करते समय उसने बगल में बैठे एक सीनियर अभिजीत से कैजुअली पूछा, भाई, इस हॉस्टल में कभी किसी के साथ अजीब सा कुछ हुआ है क्या? मतलब भूत प्रेत वगैरह? अभिजीत ने चाय का कप नीचे रखा और थोड़ी देर उसे घूरता रहा। क्यों? तू कहां रह रहा है? रूम 77, सौरभ ने कहा। अभिजीत के चेहरे से हंसी गायब हो गई। उसने धीरे से कहा, तू तो बच गया कि रात में बाहर भाग आया, वरना क्या? अभिजीत ने बस सिर हिलाया। खुद देख ले, लाइब्रेरी में हॉस्टल की पुरानी रजिस्टर बुक रखी है। दोपहर में सौरभ कॉलेज की लाइब्रेरी पहुंचा। सीलन की गंध यहां भी थी, लेकिन किताबों का शांत माहौल थोड़ा सुकून दे रहा था। अखबारों, नोट्स और रिकॉर्ड फाइलों के बीच उसे एक मोटी सी पुरानी रजिस्टर बुक मिली। हॉस्टल रेजिडेंट रिकॉर्ड 1990-2000। उसने पन्ने पलटने शुरू किए। रूम 27 के नीचे नाम लिखे थे। 1986 रोहित वर्मा, 1988 खाली, 1999 रवि मिश्रा, गुमशुदा, लाल स्याही में लिखा था। लेकिन 1998 के पन्ने पर एक चाय के दाग वाला पन्ना था, जिस पर किसी ने पेंसिल से जल्दी जल्दी लिख रखा था, रोहित हमेशा अकेला रहता था। रात में पंखे के नीचे बैठकर पुराने गाने गाता था। जून 1998 को गर्मी की रात में उसने उसी पंखे से फांसी लगा ली। सुबह जब दरवाजा तोड़ा गया, उसकी देह हवा में झूल रही थी, लेकिन दीवार पर उसकी परछाई शरीर से अलग होकर झूम रही थी। सौरभ की उंगलियां पन्ने पर रुक गईं। ये पढ़ते ही उसके दिमाग में पिछली रात की झूमती परछाई और वो ठंडी आवाज एक साथ कौंध गई। उसे लगा जैसे लाइब्रेरी का माहौल अचानक ठंडा हो गया है, और तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। धीरे धीरे उसने मुड़कर देखा। पीछे कोई नहीं था, लेकिन उसके कान के पास हवा में हल्की सी फुसफुसाहट आई। मेरे साथ नाचोगे? लाइब्रेरी से निकलने के बाद सौरभ का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था। रूम 27, रोहित वर्मा, झूमती परछाई, सब कुछ उसके दिमाग में चक्कर काट रहा था। वो जानता था कि इसे नजरअंदाज करने से कुछ नहीं होगा। सच जानना जरूरी था। कैंटीन के कोने में बैठा अभिजीत अब भी चाय पी रहा था। सौरभ ने कुर्सी खींची और बैठ गया। भाई, सीरियसली बता, इस कमरे के बारे में तू जो जानता है सब बता दे। अभिजीत ने गहरी सांस ली। देख, मैं यहां 2015 में फर्स्ट ईयर में आया था। मुझे भी रूम 27 मिला था। शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक रात बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा था, बस बाहर से हल्की चांदनी आ रही थी। तभी पंखा अपने आप घूमने लगा। सौरभ चुपचाप सुन रहा था। पहले लगा हवा होगी, लेकिन खिड़की बंद थी। फिर दीवार पर परछाई नाचने लगी। मैं समझ नहीं पाया कि ये किसकी है, क्योंकि मैं पंखे के नीचे नहीं बल्कि बिस्तर पर लेटा था। परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी और फिर मेरे कान के पास आकर रुक गई। अभिजीत की आंखों में हल्की दहशत झलक रही थी। उसने कान में कहा, गर्मी है, चलाऊं? मैं इतना डर गया कि बिना चप्पल पहने भाग गया। अगली सुबह वार्डन ने मुझे नया कमरा दे दिया। तब उन्होंने ही बताया कि इस कमरे में रहने वाले 2 लोग गायब हो चुके हैं, एक 1999 में, दूसरा 2007 में। सौरभ के दिल की धड़कन तेज हो गई। गायब मतलब? अभिजीत ने कहा।
मतलब उनका सामान वैसा का वैसा था, लेकिन वो खुद बस नहीं थे। पुलिस आई, लेकिन कुछ नहीं मिला। उस रात सौरभ ने तय किया कि अब वो डर के पीछे भागेगा नहीं, बल्कि उसका सामना करेगा। उसने कमरे में एक छोटा सीसीटीवी कैमरा लगाने का प्लान बनाया, ताकि पता चले कि रात में वहां होता क्या है। उसने लैपटॉप तैयार किया, कैमरा बेड की तरफ और दीवार की तरफ सेट किया और खुद बिस्तर पर लेट गया। घड़ी ने 12 बजाए। बाहर कहीं कुत्ता भौंक रहा था। कमरे में बस हल्की सी सीलन की गंध थी। 12:15 पर पंखा हिला, चेन अपने आप घूमी और ब्लेड धीरे धीरे घूमने लगे। सौरभ ने एक गहरी सांस ली और कैमरे की रिकॉर्डिंग देखनी शुरू कर दी। तभी दीवार पर परछाई उभरी, लेकिन इस बार वो सिर्फ झूम नहीं रही थी, वो हाथ हिला रही थी, जैसे किसी को बुला रही हो। रात गहरी हो चुकी थी। हॉस्टल के गलियारे में अब सन्नाटा था। बस कभी कभी दूर से किसी खिड़की की चरमराहट सुनाई दे रही थी। सौरभ बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसकी नजरें लैपटॉप की स्क्रीन पर थीं, जो सीसीटीवी कैमरे की लाइव रिकॉर्डिंग दिखा रहा था। पंखा धीरे धीरे घूम रहा था। दीवार पर परछाई पहले हल्की सी, फिर गहरी होती जा रही थी। वो इंसानी आकार की थी, लेकिन अजीब तरह से लंबी, जैसे हाथ पैर हड्डियों की तरह पतले हों। सौरभ ने गौर किया, परछाई पंखे के नीचे झूम रही थी, लेकिन उसके कदमों की दिशा बदल रही थी। कभी वो बाईं तरफ घूमती, कभी दाईं तरफ, जैसे किसी अदृश्य संगीत पर नाच रही हो। अचानक कैमरे का माइक हल्की सी फुसफुसाहट पकड़ने लगा। शब्द साफ नहीं थे, लेकिन एक ठंडी लहराती आवाज बार बार कुछ कह रही थी, आजा आजा। सौरभ का गला सूख गया। उसने लैपटॉप को जूम मोड में किया। परछाई अब दीवार से उतरकर फर्श पर फैलने लगी थी, और फिर धीरे धीरे वो बिस्तर की ओर बढ़ने लगी। रिकॉर्डिंग में 12:47 पर सौरभ को अपने ही पैरों के पास वो काली आकृति रेंगती हुई दिखी। उसके हाथ लंबे और पतले थे, जैसे उंगलियां नहीं, हड्डियों के टुकड़े हों। फिर वो आकृति पंखे की चेन की ओर बढ़ी और पंखा अचानक पूरी स्पीड में घूमने लगा। कमरे का तापमान गिरने लगा। सौरभ ने अपने सांसों से भाप निकलते देखी, जैसे बाहर बर्फीली ठंड हो। और फिर वो आवाज आई, इस बार बिल्कुल पास से, मेरे साथ नाचोगे। सौरभ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डर के बावजूद नजर नहीं हटाई। परछाई ने हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसकी उंगलियां सौरभ के पांव को छुईं, कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो गई। जब सौरभ की आंख खुली तो सूरज की रोशनी कमरे में थी, लेकिन उसका लैपटॉप फर्श पर टूटा पड़ा था और कैमरे का एसडी कार्ड गायब था। पंखे के नीचे फर्श पर धूल में 2 लंबे से पैरों के निशान बने थे, जो बिस्तर से खिड़की की तरफ जाते थे और खिड़की के बाहर हवा में खत्म हो जाते थे। पिछली रात की घटना के बाद सौरभ ने दिन भर किसी से ज्यादा बात नहीं की। क्लास में भी वो चुप रहा। दिमाग में बस वही काली आकृति घूम रही थी, पतले हाथ, लंबा शरीर और वो आवाज, मेरे साथ नाचोगे। शाम को उसने तय कर लिया, अगर ये सब सच है तो आज इसका अंत करना होगा। वो डर कर भागने वालों में से नहीं था। उसने लैपटॉप और कैमरा वापस सेट किया, लेकिन इस बार खुद को पंखे के बिल्कुल नीचे लेटाने का प्लान बनाया। वो जानना चाहता था कि परछाई क्या चाहती हैं। रात 12 बजे हॉस्टल पूरी तरह शांत हो गया। सौरभ बिस्तर पर लेट गया। कैमरा रिकॉर्डिंग चालू थी और वो छत पर पंखे को घूर रहा था। कमरे में सीलन की गंध अचानक तेज हो गई, जैसे किसी ने पुराना गीला कपड़ा सड़ा कर रख दिया हो। पर पंखा हिलने लगा, पहले धीमे, फिर तेज। धूल उड़कर सौरभ के चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन उसने आंखें नहीं झपकाईं। दीवार पर परछाई उभरी। इस बार वो पहले से ज्यादा साफ थी। एक लंबा, दुबला पतला आदमी, जिसकी गर्दन टेढ़ी और सिर थोड़ा लटक रहा था, जैसे फांसी के बाद की हालत हो। उसके पैर जमीन को छूते नहीं थे, बस हवा में झूम रहे थे। परछाई धीरे धीरे दीवार से उतरकर फर्श पर आ गई। सौरभ की नजर उसके पैरों पर गई। वो उल्टे थे। परछाई धीरे धीरे पास आई और ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। फिर वो बोलने लगी, गर्मी है, चलाऊं? सौरभ ने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो? परछाई ठहर गई। धीरे धीरे उसने सिर उठाया। दे और जहां चेहरा होना चाहिए था, वहां सिर्फ काली खाली जगह थी।
अंदर से एक औरत जैसी, लेकिन टूटी हुई, गहरी आवाज आई, मेरे साथ नाचोगे? सौरभ ने हिम्मत जुटाई और कहा, अगर मैं नाचा तो तुम मुझे छोड़ दोगे। परछाई ने सिर हिलाया। कमरे में अचानक अजीब सा संगीत गूंजने लगा, जैसे पुराने ग्रामोफोन से बज रहा हो। सौरभ खड़ा हुआ और धीरे धीरे झूमना शुरू किया। परछाई भी उसके साथ हिलने लगीं, पहले धीमे, फिर तेज, फिर और तेज, और अचानक पंखा इतनी तेज घूमने लगा कि उसके ब्लेड से हवा की धारें निकलने लगीं। परछाई ने सौरभ का हाथ पकड़ा। वो हाथ बर्फ जैसा ठंडा और हड्डियों जैसा सख्त था। पलक झपकते ही सौरभ का शरीर जमीन से ऊपर उठ गया और पंखे के नीचे झूमने लगा। सुबह 7 बजे हॉस्टल का गलियारा हलचल से भर गया था। छात्र क्लास की तैयारी कर रहे थे। कोई चाय पी रहा था, कोई किताब ढूंढ रहा था, लेकिन रूम 27 का दरवाजा अब भी बंद था। वार्डन रामकुमार ने दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं। उन्होंने फिर जोर से आवाज दी, सौरभ, उठ जाओ बेटा, लेट हो जाएगा। अंदर से सन्नाटा। आखिर उन्होंने चाबी से दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर उनकी सांस रुक गई। कमरे में बिस्तर बिखरा हुआ था, पंखा धीमे धीमे घूम रहा था और फर्श पर धूल में 2 जोड़ी पैरों के निशान बने थे। एक जोड़ी सामान्य आकार की, शायद सौरभ की, दूसरी लंबी, टेढ़ी और उल्टे पंजों वाली। दोनों निशान बिस्तर से खिड़की तक जाते थे और फिर हवा में गायब हो जाते थे। सौरभ का बैग, किताबें, मोबाइल, सब कुछ वहीं था। बस सौरभ खुद कहीं नहीं था। जब वार्डन ने खिड़की के पास देखा तो वहां दीवार पर कोयले से एक टेढ़ी मेढ़ी लिखावट थी, गर्मी है, चला दूं? शाम तक हॉस्टल में पुलिस आ गई। उन्होंने कमरे में सबूत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जो चीज सबसे अजीब थी वो थी पंखे की चेन के पास लटकी एक पुरानी चाबी। चाबी जंग लगी थी और उस पर आरवी खुदा हुआ था। अभिजीत ने दूर से देखते हुए फुसफुसाया, आरवी रोहित वर्मा। पुलिस ने फाइलें खंगालते हुए पाया कि 1999 में रोहित वर्मा नाम का एक इंजीनियरिंग छात्र इसी कमरे से गायब हुआ था। उसके गायब होने के बाद भी हर कुछ सालों में कोई न कोई रूम 27 से लापता हो जाता था। 2007, 2015 और अब 2025, और हर बार कमरे की दीवार पर एक ही लाइन लिखी मिलती थी। सौरभ के गायब होने के बाद हॉस्टल में डर का माहौल फैल गया था। कई छात्रों ने अपने कमरे बदल लिए, लेकिन अभिजीत ने हार नहीं मानी। वो सौरभ का सबसे करीबी दोस्त था और जानता था कि अगर सच को नहीं खोला गया तो अगला नंबर किसी और का हो सकता है। उसने पुराने हॉस्टल रिकॉर्ड्स खंगाले कि एक पीली पड़ी फाइल में रोहित वर्मा की तस्वीर थी। लंबा, दुबला पतला लड़का जिसकी गर्दन थोड़ी झुकी हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक वो बहुत शांत स्वभाव का था, लेकिन आखिरी दिनों में बार बार एक ही बात कहता था, गर्मी है, पंखा चलाना पड़ेगा। फाइल में यह भी लिखा था कि एक रात कमरे के साथियों ने सुना कि रोहित अपने कमरे में किसी के साथ नाच रहा है, जबकि दरवाजा बंद था। सुबह दरवाजा तोड़ा गया तो सिर्फ पंखा घूम रहा था और रोहित गायब था। अभिजीत ने तय किया कि वो उसी रात रूम 27 में पोएगा। उसने अपने साथ एक पुराना टेप रिकॉर्डर, टॉर्च और नमक की थैली रखी। नमक क्योंकि दादी कहती थीं कि बुरी आत्माएं उससे दूर रहती हैं। रात 12:10 पर पंखा हिलना शुरू हुआ। कमरे का तापमान अचानक गिरा और दीवार पर परछाई बन गई। परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। लंबा शरीर, झुकी गर्दन और वो खाली काला चेहरा। परछाई ने वही आवाज में कहा, गर्मी है, चलाऊं? अभिजीत ने कांपते हुए कहा, तुम रोहित वर्मा हो? कुछ पल खामोशी रही, फिर वो आवाज गहरी और टूटी हुई हो गई, हां, और अब तुम मेरे साथ नाचोगे। परछाई बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसके पैर नमक की लाइन पर पड़े, वो रुक गई। उसका शरीर
धुएं की तरह कांपने लगा। अभिजीत ने टॉर्च सीधा उस पर फेंकी। तेज रोशनी से परछाई पीछे हटने लगी और साथ ही कमरे में चीख गूंज उठी, इतनी तेज कि खिड़कियों के शीशे फट गए। रोहित की परछाई पंखे के नीचे सिमट गई, फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर खिंचने लगी। पंखा तेज घूमने लगा और अचानक सब कुछ शांत हो गया। कमरा ठंडा था, लेकिन पहली बार सीलन की गंध नहीं थी। दीवार पर सिर्फ एक धुंधला सा निशान रह गया। 2 शब्द, जैसे धुएं से लिखे हों, धन्यवाद दोस्त। अगली सुबह रूम 77 में कोई अजीब गंध या परछाई नहीं थी, लेकिन वार्डन ने दरवाजे पर एक नोट चिपकाया, यह कमरा हमेशा के लिए बंद रहेगा। 20 साल बाद सर्दियों में इंजीनियरिंग हॉस्टल की बिल्डिंग आधी जर्जर हो चुकी थी। नई यूनिवर्सिटी बन चुकी थी और ये पुराना हॉस्टल अब सिर्फ सरकारी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता था। दरवाजों पर जाले, दीवारों पर काई और खिड़कियों से टपकता पानी, जगह बिल्कुल सुनसान थी। लेकिन एक दिन पुरानी बिल्डिंग के सर्वे के लिए इंजीनियरों की एक टीम आई। उनमें एक लड़का था, अर्नव। उसे पुराने हॉस्टल का नक्शा देखकर सबसे ज्यादा उत्सुकता रूम नंबर 37 के बारे में हुई। नक्शे में उस कमरे के चारों ओर मोटी लाल रेखा खींची हुई थी और कोने में लिखा था, डू नॉट एंटर। अर्नव ने वार्डन के पुराने ऑफिस से रूम 27 की जंग लगी चाबी उठाई। बाकी टीम बिल्डिंग के दूसरे हिस्से में चली गई, लेकिन अर्नव सीधे उस दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाजा बंद था, लेकिन ताले में चाबी लगाते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। दरवाजा खुद ब खुद ची ची की आवाज के साथ खुल गया। अंदर का नजारा अजीब था। कमरे में एक पुराना लोहे का पंखा अब भी छत से लटक रहा था। टेबल पर जंग लगा टेप रिकॉर्डर रखा था और दीवार पर धुंधले अक्षरों में एक वाक्य लिखा था, गर्मी है चलाऊं। अर्नव ने हंसते हुए पंखे की चेन खींची। पंखा धीरे धीरे घूमने लगा और तभी कमरे में सीलन की वही पुरानी गंध भर गई। दीवार पर अर्नव की परछाई उभरी, लेकिन परछाई ने अपना हाथ अलग दिशा में हिलाया। फिर धीरे धीरे उसके बगल में दूसरी परछाई प्रकट हुई, लंबा, दुबला पतला, झुकी गर्दन और खाली काला चेहरा। वो परछाई झूमने लगीं और अर्नव के कान के पास आकर फुसफुसाईं, मेरे साथ नाचोगे? बिल्डिंग के बाहर खड़े लोग बस इतना देख पाए कि रूम 77 की खिड़की में पंखा तेजी से घूम रहा है और पर्दे के पीछे 2 आकृतियां झूम रही हैं। उसके बाद अर्नव को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। दोस्तों, डर सिर्फ अंधेरे में नहीं होता। कई बार डर हमारे अपने दिमाग में बैठा होता है। अगर हम हिम्मत से उसका सामना करें तो सबसे गहरी रात भी सुबह में बदल जाती है। जैसे अभिजीत ने किया, वैसे ही जिंदगी के डर से भागो मत, उसका सामना करो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि डर बांटने से आधा हो जाता है और मस्ती दोगुनी। और हां, ऐसी ही और सच्ची कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके ही शहर की हो।